अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो चैप्टर हम कवर करेंगे इस वीडियो लेक्चर में, वो है एवोल्यूशन के बारे में। और इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन कि कैसे हमारे पास लाइफ आई, अर्थ कैसे बनी, और फिर वो लाइफ कैसे बन के इवॉल्व हुई, चेंज हुई प्रोकैरियोट से यूकैरियोट से मल्टी सेलुलर। फिर इसी एवोल्यूशन के बारे में टू साइंटिस्ट की जो थ्योरीज हैं, लेमार्किज्म, लेमार्क की जो थ्योरी है एवोल्यूशन के बारे में, और डार्विनिज्म, डार्विन की जो थ्योरी है एवोल्यूशन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कि एवोल्यूशन है क्या। एवोल्यूशन है हमारे पास, एवोल्यूशन वर्ड मीन चेंज ओवर पीरियड ऑफ टाइम। वक्त गुजरने के साथ साथ जो चेंज आता है, इसको हम बोलते हैं एवोल्यूशन। जब से हमारे पास ये लाइफ बनी है, लाइफ उस टाइम से ही चेंज होती आ रही है, इवॉल्व होती आ रही है। अब बात हमारे पास स्टार्ट कहाँ से होती है, कुछ डेट्स हैं जो हमारे पास एमडी कैट में बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। कोई भी एक डेट वो पूछ सकता है। बात स्टार्ट होती है हमारे पास कहाँ से, वो है बिग बैंग थ्योरी से। बिग बैंग थ्योरी 14 बिलियन ईयर अगो हमारे पास ये एक कॉन्सेप्ट है, एक थ्योरी है कि हमारे पास किसी इस सूरज को किसी बड़े सियारे ने टक्कर मारी थी और उसे छोटे छोटे टुकड़े निकले थे। उन टुकड़ों ने यार सूरज के गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिया। उन टुकड़ों में से एक टुकड़ा जो है वो अर्थ भी बनी। अब इस बिग बैंग थ्योरी को हुए 14 बिलियन ईयर गुजरे, गुजरते गए वो जो टुकड़े थे ऐसे ऐसे चेंज हुए, और 4.5 बिलियन ईयर अगो हमारे पास अर्थ बन गई उन्हीं टुकड़ों में से। अब जब अर्थ बनी, फॉसिल रिकॉर्ड ने बताया कि सबसे पहला जो ऑर्गेनिज्म अर्थ पे आया वो 3.5 बिलियन ईयर अगो था, वो था प्रोकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट से फिर ये बने यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स कब बने, ये 1.9 से, ये सब डेट्स बहुत मायने रखते हैं एमसीक्यूज के लिए। प्रोकैरियोट्स कब आए, फर्स्ट लाइफ कब आई, प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स कब बने, ठीक। 1.9 से 2.1 बिलियन ईयर अगो आपके पास प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स में लाइफ इवॉल्व होगी, और वहीं पे हमारे पास साइनोबैक्टीरिया भी बने। फिर हमारे पास 1.5 बिलियन ईयर्स अगो प्रोटोजोआंस आ गए, प्लांट लाइक एनिमल लाइक प्रोटिस्ट आ गए। फिर 600 मिलियन ईयर अगो प्लांट्स आ गए, ब्रायोफाइट्स। फिर 500 मिलियन ईयर्स अगो हमारे पास स्पॉन्जेस वगैरह आ गए। फिर 420 पे फिशेज आ गई। अब लाइफ जो स्टार्ट हुई ना, प्रोकैरियोट्स की भी स्टार्ट हुई है वाटर से स्टार्ट हुई। प्रोकैरियोट भी वाटर में है, यूकैरियोट भी वाटर में है। वहां से प्रोटोजोआन, प्लांट, अभी तक जो बात हो रही है सारी वाटर पे हो रही है, फिशेज वाटर पे। अब लाइफ ने आहिस्ता आहिस्ता मूव करना शुरू किया, लैंड की तरफ मूव करना। 420 तक फिशेज हैं। फिर हमारे पास एम्फीबियन आ गए। एम्फीबियन फ्रॉग जैसा कि अब ये क्या करते हैं, ये पानी में भी रहते हैं, खुश्की में भी रहते हैं। इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व होकर खुश्की की तरफ आना शुरू किया। एम्फीबियन कब आए, 400 मिलियन ईयर्स अगो। फिर 300 मिलियन ईयर्स अगो आगे आपके पास रेप्टाइल्स वगैरह जो टोटल ही खुश्की पे रहते हैं, अंडे वहीं पे देते हैं। फिर 178 मिलियन ईयर्स अगो आपके पास मैमल्स आ गए। 65 पे आपके पास बर्ड्स की एवोल्यूशन हुई, और 55 पे प्राइमेट्स आए। लास्ट में हमारे पास 1.8 मिलियन ईयर्स अगो आपके पास ह्यूमन की एवोल्यूशन होगी। अब ये सारा चार्ट है, ये सारी डेट्स बताती हैं किस टाइम क्या हुआ। ये सारा फोसिल रिकॉर्ड अपने कार्बन डेटिंग से, रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो कार्बन 14 है उसको यूज करके सारा रिकॉर्ड इकट्ठा किया। अब लाइफ चली कैसे, जब बिग बैंग थ्योरी हुई, सूरज से टुकड़ा निकला, उस टाइम तो उस पर कोई लाइफ नहीं थी। फर्स्ट लाइफ आई कैसे, तो उस पर एक ये कॉन्सेप्ट दिया जाता है, एक थ्योरी दी जाती है, ए बायोजेनेसिस। ए बायोजेनेसिस है लाइफ का बनना फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग। आजकल जो लाइफ जा रही है वो टोटल बायोजेनेसिस पे वन, कि लाइफ से लाइफ आना वो बायोजेनेसिस। नॉन लिविंग थिंग से लाइफ आना आपके पास ये क्या होती है, ए बायोजेनेसिस होती है। इस चीज को मिलर एंड यूरेज एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया था 1952 में। उन्होंने क्या किया था कि अर्थ का प्रिमिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट किया था, कि जब अर्थ बनी थी उस टाइम अर्थ पे क्या था, वाटर था। इन्होंने वाटर लिया, और उस वाटर को ये लोग क्या करते थे, हीट करते थे, क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर बड़ा हॉट था, सूरज से जो निकली हुई थी। वाटर को उन्होंने हीट किया, उस वाटर से वेपर्स बनाए। अब ये जो वाटर वेपर्स जा रहे हैं आगे, आपके पास एक उन्होंने एटमोसफेयर सा बनाया हुआ था। तीन गैसेस ली थी, मीथेन गैस ली थी, अमोनिया गैस ली थी, और
हाइड्रोजन गैस ली थी, और ये बिलीव किया जाता है ये प्रिमिटिव गैसेस हैं। जब अर्थ बनी थी तो उस टाइम इनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा थी। तो मिलर एंड यूरेज ने भी यही लिए, सारे इनऑर्गेनिक हमारे पास थे। सॉरी, एक मीथेन ऑर्गेनिक था, इसमें कोई लाइफ से रिलेटेड अभी तक बात नहीं हुई। यहाँ पे वाटर लिया उन्होंने, वाटर को हीट करके एवापोरेट किया, वो गैसेज। एक और चीज भी उन्होंने ली थी, इलेक्ट्रोड लिए थे। इलेक्ट्रोड क्या करते थे, स्पार्क प्रोड्यूस करते थे, लाइटनिंग प्रोड्यूस करते थे। अब ये सारी गैसेज हैं, वहां से वाटर वेपर्स आ रहे हैं। नीचे उन्होंने कंडेंसर लगाया हुआ था। कंडेंसर क्या करता था, उन वाटर वेपर्स को दोबारा से कंडेंस करके वाटर बना देता था। कुछ अरसा गुजरता गया, कुछ तो मिलर एंड यूरे ने देखा, कुछ दिन गुजरने के बाद इस पूरे रिएक्शन को जब इन्होंने चलाया तो यहाँ पे अमाइनो एसिड की फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगी। 3 गैसेस से, इन वाटर मॉलिक्यूल से। तो ये चीज़ प्रूव थी कि हमारे पास जब अमाइनो एसिड बन गया, अमाइनो एसिड तो सिर्फ लाइफ में बन सकते हैं, लेकिन उन्होंने लाइफ का एक कंपोनेंट ए बायोजेनेसिस के थ्रू सिंथेसाइज कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास ओरिजिन ऑफ लाइफ चली कैसे, जब अर्थ हमारे पास बनी 4.5 बिलियन ईयर अगो, अर्थ पे कोई लाइफ नहीं थी। अर्थ क्योंकि सूरज का टुकड़ा थी और वो बहुत गर्म थी, ए बायोजेनेसिस हुई और हमारे पास लाइफ आना शुरू हुई। जो सबसे पहली लाइफ हमें मिली, जो फॉसिल रिकॉर्ड आए, वो हमें मिले 3.7 बिलियन ईयर अगो, और वो मिले डीप ओशन हाइड्रोथर्मल वेंट्स पे मिले। अब ये जो डीप ओशंस थे, यहाँ पे जो लाइफ मिली थी वो सबसे पहले थी आर्चिया। यहाँ पानी का टेम्परेचर बहुत गर्म था, ये वहां पे इतने गर्म टेम्परेचर पे, इतने गर्म पानी पे लाइफ कर क्या रही थी। आर्चिया जो मिला था वहां पे, वो हाई टेम्परेचर 120 सेल्सियस तक को टॉलरेट कर जाते हैं। अब ये हेट्रोट्रोफिक प्रोकैरियोट्स थे, फूड को सिंथेसाइज नहीं कर सकते थे। अब वहाँ और फूड पड़ा भी कोई नहीं है, तो फिर ये करें क्या, तो इन्होंने ओशन सूप लेना शुरू कर दिया। ये हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे जो ओशन के बिल्कुल बीनीथ दी ओशन ये पाए जाते थे। अब वहाँ सनलाइट तो पहुंच रही नहीं थी, फिर एनर्जी कहाँ से लें। ये जो ये जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स थे, ये जो गर्म पानी था, इन गर्म पानी की जो हीट थी, फिर इन्होंने हीट को एज एनर्जी सोर्स लिया। सनलाइट नहीं ले रहे थे, ये हेट्रोट्रोफिक प्रोकैरियोट्स थे। अब मसला ये था कि जो ओशन सूप था ये बड़ा लिमिटेड था, ये जो ही खत्म होने लगा था, एक छोटी सी एवोल्यूशन हुई हमारे पास। ओशन सूप लिमिटेड था, खत्म होने लगा, बायोकेमिकल एवोल्यूशन हुई। इन्होंने क्या किया, एक नया ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाना शुरू कर दिया। अब उस पानी से एनर्जी नहीं ले रहे, हीट एनर्जी नहीं ले रहे, इन्होंने सोलर रेडिएशन से सोलर एनर्जी लेना शुरू कर दी इन्हीं बैक्टीरियाज में। तो हमारे पास ऑटोट्रोफिक प्रोकैरियोट्स आ गए। अभी तक जो पीछे थे वो आर्चिया वगैरह, ये हेट्रोट्रोफिक हमारे पास प्रोकैरियोट्स थे। अब ऑटोट्रोफिक प्रोकैरियोट्स हैं, इन्होंने फूड खुद सिंथेसाइज करना शुरू कर दिया सोलर एनर्जी इस्तेमाल कर। अब फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे इन्होंने क्या यूज किया, कार्बन डाइऑक्साइड यूज किया। रिड्यूसिंग सोर्स ये H2S को यूज करते हैं, बाकी वही सनलाइट और वही क्लोरोफिल, ग्लूकोज बनता है साथ में वाटर। लेकिन एक मसला था यहाँ पे कि ये सल्फर निकालते हैं, क्योंकि वाटर यूज नहीं कर रहे, तो सल्फर निकल रहा है एटमोसफेयर में। अब नेक्स्ट क्या हुआ कि हमारे पास साइनोबैक्टीरिया है। जब साइनोबैक्टीरिया है, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले H2S के अलावा इन्होंने वाटर को यूज किया फोटोसिंथेसिस के लिए। जब इन्होंने वाटर को यूज किया फोटोसिंथेसिस के लिए, तो रोल ऑफ वाटर आपने चैप्टर 4 में पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर के। वाटर का रोल क्या होता है कि ये वाटर फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। तो साइनोबैक्टीरिया है, इन्होंने सबसे पहले फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर यूज किया था और ऑक्सीजन गैस एटमॉस्फेयर में निकली। अब जब ऑक्सीजन गैस एटमॉस्फेयर में निकली, उस ऑक्सीजन गैस ने ओजोन लेयर बनाना शुरू कर दिया इनाइज होकर। 420 मिलियन ईयर अगो ओजोन लेयर बनी। ओजोन ने क्या किया कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को अर्थ पे आने से रोकना शुरू कर दिया। जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस अर्थ पे आना रुकी, तो अर्थ का टेम्परेचर बहुत जल्दी से ठंडा हुआ और आपके पास जो है स्पीशीज मजीद मजीद से मजीद आना शुरू हो गई। अब दो थ्योरीज थी कि प्रोकैरियोट से फिर यूकैरियोट्स कैसे बने। पहली है मेम्ब्रेन,
इन्विजिनेशन थ्योरी है, ये हमारे पास थॉमस कैवेलियर स्मिथ ने दी थी। उसने क्या कहा था कि हमारे पास प्रोकैरियोट्स हैं, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर नहीं है, तो प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स कैसे बने, मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर कैसे आया। उसने कहा था कि सेल, जो बैक्टीरियल सेल था, उसकी सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इनफोल्ड हुई, इन्विजिनेट की। उसने क्या किया, उसने न्यूक्लियोइड को, डीएनए को सराउंड करके न्यूक्लियस बना लिया। इस तरीके से सेल मेम्ब्रेन इन्विजिनेट कर गई थी और उसने जेनेटिक मटेरियल को सराउंड किया, वक्त गुजरने के साथ वो न्यूक्लियस बन गई। तीन ऑर्गेनेलीज जो कि मेम्ब्रेन इन्विजिनेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कहते हैं कि हमारे पास इवॉल्व हुए हैं, उनमें हमारे पास आता है न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये गोल्जी ऑपरेटर्स है। ये तीनों जो ऑर्गेनेलीज हैं, ये बिलीव किए जाते हैं कि ये मेम्ब्रेन इन्विजिनेशन थ्योरी से हैं। सेकंड जो थ्योरी है आपके पास, वो है सीरियल एंडोसिम्बियोसिस थ्योरी। अब ये लिन मार्गुलिस ने दी थी। और अच्छा, ये थ्योरी किसने दी थी, ये बात भी एमसीक्यूज में वो पूछ लेते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक कि हमारे पास लार्ज एनारोबिक अमीबाइड प्रोकैरियोट्स थे, बड़े प्रोकैरियोट्स थे। उस टाइम खाने को था ही कुछ नहीं, ना कोई जानवर था ना कोई प्लांट थे, बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया थे, तो फिर उन्होंने एक दूसरे को ही खाना था। तो इस लार्ज प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया ने क्या किया, एक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को इनगल्फ किया। जब खाने लगा तो उसने कहा यार मुझे खाओ नहीं। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहता है खाओ नहीं, मैं फोटोसिंथेसिस कर सकता हूँ, तो मुझे डाइजेस्ट नहीं करो। उसने कहा ठीक है, नहीं खाता, मिल के रहते हैं, तुम फोटोसिंथेसिस करो, मुझे फूड देते हो, मैं जो है तुम्हारी जान बख्श देता हूँ। जान बख्शी गई। तो उस फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ने वक्त गुजरने के साथ अपनी मैक्सिमम जीन्स मेन सेल्स के वाले कर दी और वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्लोरोप्लास्ट में इवॉल्व हो गया। सेकंड हमारे पास जो ऑर्गेनेली बना, वो है हमारे पास सेम यही लार्ज प्रोकैरियोट ने क्या किया था, एक स्पाइरोसीटल बैक्टीरिया को इनगल्फ किया था। इसकी मिसाल ऐसी है कि जब एक मिसाल मशहूर है कि दरवाजे से हाथी गुजर गया तो फिर पूंछ भी गुजर जाएगी। सेम ऐसे ही ये स्पाइरोसीटल बैक्टीरियाज थे, इनकी टेल होती थी। तो इस लार्ज प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया ने जब उन्हें इनगल्फ किया तो उसकी पूंछ नहीं गुजरी, वो पूंछ बाहर ही रहेगी। तो वो सेल किस में चेंज हो गई, फ्लैजेला में चेंज होगी। तीसरी जो बिलीव किया जाता है ऑर्गेनेली इसी सीरियल एंडोसिम्बियोसिस से आए, वो थे हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। एनारोबिक अमीबाइड बैक्टीरिया ने क्या किया, एरोबिक बैक्टीरियम को इनगल्फ किया। जब खाने लगा उसने कहा खाओ नहीं, मैं तो सेलुलर रेस्पिरेशन कर सकता हूँ, तो जब सेलुलर रेस्पिरेशन करूंगा एटीपी बनाऊंगा तो मैं भी दूंगा। इन दोनों का मुख मुका हो गया, वक्त गुजरता गया तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो गया। अब तीन ऑर्गेनेली जो सीरियल एंडोसिम्बियोसिस से आए हैं, एक क्लोरोप्लास्ट है, एक फ्लैजेला, एक माइटोकॉन्ड्रिया। इसका प्रूफ क्या है कि ये ऐसे ही हैं। अब ह्यूमन सेल ले लो या प्लांट सेल ले लो, आप उसका माइटोकॉन्ड्रिया देखो, माइटोकॉन्ड्रिया में आज भी अपना डीएनए है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आज भी जो राइबोसोम्स हैं वो के 70s के हैं, और 70s के राइबोसोम्स तो प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं। एक यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है और उस माइटोकॉन्ड्रिया में 70s। तो ये प्रूव है कि हमारे पास जो है प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स बने थे, एवोल्यूशन हुई थी, और ये सीरियल एंडोसिम्बियोसिस के थ्रू हुई थी। तो ये हमारे पास ये जो तीन ऑर्गेनेलीज आए, माइटोकॉन्ड्रिया, फ्लैजेला, क्लोरोप्लास्ट, ये हमारे पास इस तरीके से इवॉल्व हुए। इनको फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियम को इनगल्फ किया गया था, एरोबिक बैक्टीरियम को इनगल्फ किया गया था, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया बन गया। और हमारे पास साइनोबैक्टीरिया को इनगल्फ किया गया तो वो क्लोरोप्लास्ट बन गया। सेम ऐसे ही फ्लैजेला बन गया। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन है, उस पे टू थ्योरीज और टू स्कूल ऑफ थॉट्स पाए जाते हैं हमारे पास 19th सेंचुरी में। एक था हमारे पास क्रिएशनिस्ट। क्रिएशनिस्ट वो हैं जो बिलीव करते हैं कि इस दुनिया को किसी स्पेशल फोर्स ने क्रिएट किया है, और वो लाजमी सी बात है, गॉड गॉड पे बिलीव करते हैं। अब इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जो आबादी है वो क्रिश्चियन की है, तो क्रिश्चियन भी गॉड को मानते हैं, तो वो कहते हैं कि ये दुनिया खुदा ने ही बनाई है। अभी इस साल जो एमडी कैट में एमसीक्यूज आया हुआ था, कार्लस लीनियस का पूछा गया था कि कार्लस लीनियस किस चीज़ का बिलीवर था, कि वो क्रिएशनिस्ट था कि या वो एवोल्यूशनिस्ट था। जो टू स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, क्रिएशनिस्ट वो जो कि हमारे पास स्पेशल क्रिएशन पे बिलीव करते हैं,
सेकंड है हमारे पास एवोल्यूशनिस्ट। एवोल्यूशनिस्ट वो हैं जो एवोल्यूशन पे बिलीव करते हैं कि हमारे पास जो दुनिया है वो कैसे बनी, वो एवोल्यूशन से बनी, नेचुरल सिलेक्शन से बनी। ठीक। अब लेमार्क का जो कॉन्सेप्ट था अबाउट एवोल्यूशन, उसको हम बोलते हैं लेमार्किज्म बोलते हैं। लेमार्क एक फ्रेंच हमारे पास नेचुरलिस्ट था, एक बायोलॉजिस्ट था। उसने जो एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया था वो हमारे पास था लेमार्किज्म। लेमार्क वाज द फर्स्ट टू पुट फॉरवर्ड एवोल्यूशन थ्योरी इन 1908। लेमार्क वाज द पायनियर। इसी ने सबसे पहले वो एवोल्यूशन के बारे में बात करना शुरू की थी। इसकी जो बुक थी जूलॉजिकल फिलोसफी, उसमें इसने बात की थी, थ्योरी दी थी अपनी एवोल्यूशन के बारे में। उसने कहा था कि लाइफ ऐसे है कि जैसे एक एक लैडर है, लाइफ चेंज होती जा रही है लैडर, और इस लैडर का सबसे जो टॉप पे है इस वो है ह्यूमन, वो है मैन। लाइफ इवॉल्व होती गई, लैडर बनता गया बनता गया बनता गया, और सबसे टॉप पे कौन आ रहे हैं? मैन आ रहे हैं। रिमार्किज्म की जो बेसिक जो थ्योरी थी उसकी टू एजम्पशंस थी। पहली थी हमारे पास यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। सेकंड है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। रिमार्क ने कहा था कि जो ऑर्गन आप फ्रीक्वेंटली यूज करोगे आप उन्हें डेवलप कर लोगे, स्ट्रॉन्गर बना लोगे, और वो ऑर्गन जो होते हैं वो एफिशिएंट हो जाते हैं। इसमें इसने एग्जांपल दी थी, जिराफ नेक की दी थी, ब्लैक स्मिथ के बाइसेप मसल की दी थी, और वेब फीट ऑफ एक्वाटिक बर्ड। जिराफ नेक क्या था कि जब अर्थ से ग्रास खत्म होना शुरू हुआ तो इन जिराफ ने क्या किया, अपनी गर्दन को, नेक को स्ट्रेच करना शुरू किया, दरख्तों से लीफ खाना शुरू किए, पत्ते खाना शुरू किए। तो जिन 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 जिराफ ने पत्ते खा लिए, लीफ तोड़ लिए गर्दन स्ट्रेच करके, वो हमारे पास सरवाइव कर गई। जिन्होंने स्ट्रेच नहीं की वो सरवाइव नहीं की, वो मर गए। तो आजकल जो जिराफ पाए जाते हैं उनकी गर्दन जो है वो लंबी, नेक लंबी। फिर ब्लैक स्मिथ, ये जो हमारे पास लोहार होते हैं वो हैमर चलाते रहते हैं, हैमर चलाने की वजह से उनके मसल्स डेवलप हो जाते हैं। तो ये उसने बात की। फिर वेब फीट ऑफ एक्वाटिक बर्ड। एक्वाटिक बर्ड ये जो पानी में परिंदे आते हैं, इन्होंने क्या किया, अपने पाँव पे वेबिंग कर ली ताकि उनको स्टेबिलिटी दे, प्रे से बचने के लिए भी, स्विमिंग के लिए भी, कैप्चर करने के लिए भी। दूसरी जो उसने बात की थी डिस यूज ऑफ ऑर्गन। उसने कहा था अगर कोई ऑर्गन प्रॉपरली यूज नहीं करोगे तो वो डिटीरिएट, डिमिनिश और अल्टीमेटली डिसअपियर हो जाएगा। वो पहले तो खराब होना शुरू होगा, फिर वो गायब होगा और बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता खत्म ही हो जाएगा। इसमें उसने एग्जांपल दी थी, जैसे स्नेक। स्नेक की हमारे पास 4 लिम्स होती थी। तो स्नेक का क्रीपिंग बिहेवियर था, ये रेंगता था, एनिमी से डरता था। इस क्रीपिंग बिहेवियर होने की वजह से उसने अपनी लेग्स जो हैं वो लॉस्ट कर ली, ऑर्गन को डिस यूज किया, इसकी लेग्स चली गई थी। ये आज भी उसका थोड़ा सा निशान इसकी लेग्स का, इसके पाइथन्स वगैरह पे आज भी पाया जाता है, जो उसकी लेग्स खत्म हुई थी, 4 लिम्स खत्म हुई थी। फिर सेकंड एबिलिटी जो उसने लॉस की वो है एबिलिटी टू पोजीशन हेड टू कलेक्ट साउंड वेव्स। ये जो स्नेक है, आप साउंड वेव्स को कलेक्ट नहीं कर सकते। किसी दौर में आपने देखा होगा वो जो सपेरा होता है, बीन बजाता है सांप, उसको उस साउंड वेव्स को हमारे पास कलेक्ट करके उस हिसाब से मूव करता है। तो आजकल उसमें वो एबिलिटी नहीं है, तो ये वाली एबिलिटी भी चली गई। डिस यूज ऑफ ऑर्गन में ह्यूमन ईयर मसल। ईयर मसल की मूवमेंट, लोग क्या करते थे किसी जमाने में, ईयर की मूवमेंट कर सकते थे डिफरेंट डायरेक्शन में। आजकल कोई भैंस भी बैठी हो या कोई गाय बैठी हो, वो बैठे बैठे अपने कान को, अपने कान को या अपने ईयर को जैसे मूव कर रही होती है। तो इंसानों में भी ये एबिलिटी थी, तो इसका यूज खत्म किया, तो आजकल ईयर मसल की मूवमेंट बिल्कुल खत्म हो गई। फिर हमारे पास अपेंडिक्स है, विस्डम टीथ है। विस्डम टीथ हमारे एंसेस्टर यूज किया करते थे प्लांट्स टिश्यूज को ग्राइंड करने के लिए। आजकल इसका इस्तेमाल खत्म है, तो विस्डम टीथ आना ही खत्म हो गया, क्योंकि प्लांट्स टिश्यूज वगैरह तो हमने डाइजेस्ट नहीं करने होते। सेकंड जो जम्पशन थी लेमार्क की, उसने कहा था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर, कि आप जो करेक्टर एक्वायर्ड कर लेते हो फिर ये इनहेरिट हो जाते हैं, फिर ये नेक्स्ट जनरेशन में चले जाते हैं। यही बात इसकी फिर इसके ड्रॉबैक में चलेगी। ड्रॉबैक में कैसे चलेगी, इस इस ये जो लेमार्क ने बात की थी, कोई इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। सेकंड है कि ऑर्गन्स आर नॉट मॉडिफाइड बाय विश और रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऐसा नहीं होता कि आप, जैसे अब मैं बात करूं कि मैं अपने हैंड की पिंकी फिंगर को लंबा करना चाहता हूं, मैं इसको खींचना शुरू कर दूं,
क्या ये लंबी हो जाएगी? तो ऐसे नहीं है। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन कैन नॉट अल्टर जीनोटाइप्स। जीनोटाइप्स को ये नहीं चाहिए, आप कोई ऑर्गन यूज करोगे आपका जेनेटिक मेकअप चेंज नहीं होगा। जो जेनेटिक मेकअप है, जो अलील जीन्स वगैरह पाई जाती हैं डोमिनेंट रिसेसिव, वो सारी वही होंगी, उनको उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप यूज करो ना करो। ठीक है, सोमैटिक चेंजेस आर नॉट इनहेरिटेबल। जो सोमैटिक चेंजेस हैं वो फिर आगे जनरेशन में नहीं जाती। जैसे उसने बात की थी कि ब्लैक स्मिथ ने बाइसेप मसल डेवलप कर लिया, तो क्या उस ब्लैक स्मिथ का, उस लोहार का जो बच्चा पैदा होगा, या आजकल जो लोग जिम लगाते हैं अपने मसल्स डेवलप कर लेते हैं, तो क्या जो उनकी औलाद पैदा होती है उनके भी मसल्स पहले से बने हुए होते हैं? तो ऐसा नहीं है, ये इनहेरिटेबल नहीं होते। इस चीज को हमारे पास प्रूव किया था अगस्त ऑगस्ट वाइसमैन ने। उसने क्या किया था कि माइस 68 माइस ली थी और उनकी टेल काटता आया था, और ये जनरेशन टू जनरेशन डिफरेंट जनरेशन की थी। उसने देखा था कि मैंने माइस काटी, होना तो ये चाहिए था नेक्स्ट आने वाली माइस में टेल होनी नहीं चाहिए थी। उसने देखा टेल फिर आ गई और पूरी है, उसने फिर काटी। नेक्स्ट जनरेशन देखा फिर आ गई। उसने ऐसे 68 माइसिस की जनरेशन देखी, तो टेल पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये लेमार्क की बात इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर वाली गलत थी। डार्विनिज्म आ गया हमारे पास। डार्विन ने जो अपनी थ्योरी दी थी अबाउट एवोल्यूशन 1959 में दी थी, और उस थ्योरी को, जो डार्विन की थ्योरी थी, हम उसको बोलते हैं डार्विनिज्म बोलते हैं। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय मीन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन प्रपोज्ड बाय चार्ल्स डार्विन। अब ये जो डार्विनिज्म क्या है? डार्विनिज्म है वही डार्विन की थ्योरी, नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन को फादर ऑफ एवोल्यूशन भी कहा जाता है। सारी एमसीक्यूज की बातें। अब डार्विन की जो हिस्ट्री है ये बड़ी एक मजे की बात है इसकी। बिल्कुल एंड पे जाके हम इस सारी बात को रिलेट करेंगे। अब डार्विन जो था इंग्लैंड में पैदा हुआ था एक बड़े अमीर घराने में, और इसके वालिद जो थे, फादर था, वो फिजिशियन थे, डॉक्टर थे, और ठीक ठाक पैसे वाली पार्टी थी। और यही इसको पैसे वाली पार्टी होना इसको एंड में मदद देगी। डार्विन ने क्या किया हमारे पास? डार्विन ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में थियोलॉजी में एडमिशन लिया। अब थियोलॉजी वाले क्या करते हैं? थियोलॉजी वाले करते हैं, स्टडी करते हैं अबाउट नेचर ऑफ गॉड एंड रिलीजियस बिलीफ। समझ लो एक किस्म के मौलवी ही होते हैं उनके। तो ये उसमें क्या कर रहा था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बायोलॉजी और अर्थ में, जियोलॉजी में ये लेक्चर लेता था। तो अब इसने, इसका साथ साथ थियोलॉजी सब्जेक्ट था, इसने गॉड के साथ, इस लाइफ को और अर्थ को गॉड के साथ रिलेट करना था। तो डार्विन जो है ये, डार्विन की फील्ड ये थी। इन 1831 डार्विन ने, डार्विन को नेचुरलिस्ट की पोस्ट मिली जब वो 22 एज का था। इन HMS बीगल, HMS बीगल एक शिप था हमारे पास, मलका का, इंग्लैंड की मलका का, हर मैजेस्टी शिप। HMS मतलब हर मैजेस्टी शिप। ये शिप था मलका का, मलका बरतानिया का। ये शिप करता था पूरी दुनिया में सेल करता था, सेलिंग करता था। और इसका असल में इनका ना तरीका तरीका वारदात अंग्रेजों का आपको, आपसे बेहतर किसको पता होगा, कि किसी भी मुल्क में जाते हैं पहले जाके डायरेक्ट हमला नहीं करते। ये पहले अपने बंदे भेजते हैं, वहां जाके एनवायरनमेंट को पहचानते हैं। जैसे पाकिस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, फिर आके उन्होंने हमला कर लिया था, कब्जा कर लिया था। सेम ऐसे इनकी यही लॉजिक होती। अब डार्विन को नेचुरलिस्ट बना के उस HMS बीगल पे भेज दिया कि ये बीगल जहाँ पे जा रहा है, जाओ उस एरिया पे जाओ, देखो किस किस चीज को हम फूड सोर्स पे इस्तेमाल कर सकते हैं, वाटर सोर्स क्या क्या है। तो इसकी इसकी ये जॉब थी। डार्विन का जो बीगल था, ये जो शिप थे इनके, ये निकला था 1831 में। इंग्लैंड प्ले माउथ एक एरिया है हमारे पास, ये यूरोप है, ये ग्रेट ब्रिटेन है, और ये इंग्लैंड में ये प्ले माउथ का एरिया था। डार्विन यहाँ बैठा इस HMS बीगल पे, और ये बीगल वहां से होते होते आया साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में एक एक्वाडोर, एक जगह थी, एक्वाडोर पे वो पहुंचा। एक्वाडोर से तकरीबन 960 किलोमीटर लेफ्ट साइड पे हमारे पास आइलैंड थे, गैलापागोस आइलैंड। तो डार्विन ने अपनी जो सारी थ्योरी बनाई थी उस आइलैंड पे बनाई थी। अब ये भी MCQs मैंने देखा है
कि ये जो गैलापागोस आइलैंड हैं साउथ अमेरिका से कितनी दूर थे। अप्रोक्सीमेटली कई जगह पे 900 लिखा हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट जो है वो 960 किलोमीटर ये आइलैंड दूर थे। डार्विन ने सारी ऑब्जर्वेशन अपनी की थी वो उन आइलैंड्स पे की थी साउथ अमेरिका के करीब कर। इसका जो बीगल था 5 साल बाद 2 अक्टूबर को वापस आया 1836 में। ये बीगल वापस आया, अपनी 5 साल की ऑब्जर्वेशन को, कलेक्शन को ये लेके आया, फिर इसने अपनी थ्योरी बनाना शुरू की थी। ऑब्जर्वेशन अबाउट साउथ अमेरिकन मेनलैंड। डार्विन की जो था जॉब क्या थी, उसने वो फूड सोर्सेज ढूंढने थे, तो उसने प्लांट और एनिमल में ही ढूंढने थे। उसकी जो थी, उसने फ्लोरा एंड फाना, फ्लोरा कहते हैं प्लांट्स को और फाना कहते हैं एनिमल्स को, उसने उस उन कॉन्टिनेंट्स की फ्लोरा एंड फाना को स्टडी करना शुरू किया। एक चीज उसने ऑब्जर्व की कि यार ये जो फ्लोरा एंड फाना है, ये जो एनिमल और प्लांट हैं, ये तो हमारे उस यूरोप से मिलते जुलते ही नहीं है, तो बड़े मुख्तलिफ है। इनमें तो टोटल जो है साउथ अमेरिकन स्टम्प है, ये तो पाए इधर जाते हैं, हमारे पास तो यूरोप में तो ऐसी चीज ही नहीं है। आप जरा वर्ल्ड मैप देखें, ये हमारे पास यूरोप, ये साउथ अमेरिका है। अब देखो, एक प्लांट है या कोई भी एनिमल है, उसको जाना पड़ता है एक कॉन्टिनेंट से दूसरे पे जाए। एशिया से कोई चीज अगर यूरोप में है तो वो आ सकती है, अगर कोई सीड है, कोई बर्ड लेके आ रहा है तो वो लेके आ सकते हैं। आपको पता है डिस्पर्जल ऑफ सीड बाय बर्ड होती है, बाय विंड होती है। अब एक यूरोप में कोई कोई प्लांट है और उसका सीड इधर लेके आना किसी बर्ड के बस की बात तो है कोई नहीं। कोई और चीज इतनी दूर, इतना कॉन्टिनेंट तैयार किया, कोई कैसे लेके आए। तो इसीलिए ये जो साउथ अमेरिकन जो हमारे पास थे फ्लोरा एंड फौना टोटली ही डिफरेंट थे। फिर उसने देखा कि साउथ अमेरिकन फॉसल जो उसी 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 हमारे पास कॉन्टिनेंट में, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में देखा था कि फॉसल जो उसको मिली थी वो आजकल के जो साउथ अमेरिका में एनिमल थे उनसे उनसे मिलती जुलती थी, लेकिन थोड़ी सी मुख्तलिफ थी। मतलब यूरोप वालों से तो बिल्कुल ही नहीं मिलती थी, लेकिन साउथ अमेरिका वालों से भी प्रॉपर नहीं मिली थी, उनसे भी थोड़ी थोड़ी सी उनमें डिफरेंस आ रहा था। फिर वो जब गैलापागोस आइलैंड पे गया, गैलापागोस स्पेनिश वर्ड मतलब जायंट टोर्टाइस, ठीक है, बड़े कछुए स्पेनिश में गैलापागोस को बोलते हैं। उस आइलैंड पे ये बहुत ज्यादा पाए जाते थे, तो इसीलिए इनको गैलापागोस आइलैंड बोला जाता है। अब डार्विन ने क्या किया, इसने इसने कंपेयर करना शुरू किए साउथ अमेरिका वाले फ्लोरा एंड फाना और गैलापागोस वाले। उसने कहा कि यार अमेरिका, हमारे यूरोप से तो कुछ मिल ही नहीं रहा था, ये साउथ अमेरिका और गैलापागोस वाले आपस में बड़ा मिल रहे हैं, ये क्या बात है, इनमें बड़ी सिमिलरिटीज आ रही है और इतना कोई ज्यादा डिफरेंस भी नहीं आ रहा। ठीक हो गया। अब ये साउथ अमेरिका एक्वाडोर है और ये हमारे पास गैलापागोस आइलैंड थी। अब इतना फर्क नहीं है, इधर इधर डिसेंबलेंस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। डार्विन ने जो ऑब्जर्व किया था, वो उसने ऑब्जर्व किया था एक बर्ड फिंचेस, चिड़ियां थी जो डार्विन ने कलेक्ट की थी और अपनी सारी थ्योरी उस पे उसने बनाई थी। उसने गैलापागोस आइलैंड पे क्या डार्विन ने गैलापागोस आइलैंड पे 14 टाइप ऑफ डिफरेंट फिंचेस ली थी। अब कई किताबों में, कई बुक्स में 13 लिखा हुआ है, लेकिन ज्यादातर हमारे पास रेफरेंस बुक्स में भी ये 14 लिखा, हमारी फेडरल की किताब में भी 14 ही लिखा हुआ है। डार्विन ने ये 14 फिंचेस ली थी, उन्होंने देखा था कि ये तो थोड़ी बहुत मिलती जुलती भी हैं, लेकिन थोड़ा इनमें डिफरेंट स्पीशीज भी हैं, मिलती भी हैं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस भी है। ये है क्या, वजह क्या है असल में। ही नोटिस द मेन डिफरेंस अमंग द फिंचेस ऑन द ईच आइलैंड विच वर देयर। उसने देखा था इन सारी चिड़ियों में, इन सारी फिंचेस में बीक शेप का, बीक साइज का बड़ा फर्क था। Finches on each island had beak shape that were applicable for the type of food that was available. अब इस बीक शेप ये किस पे डिपेंड कर रही थी कि उस आइलैंड पे फूड क्या है। जैसे अगर एक आइलैंड पे फूड सोर्स है सीड, तो उसके लिए तो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग बीक और छोटी बीक चाहिए होगी। या मैं एग्जांपल दूं कि कुछ 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 परिंदे ऐसे भी होते हैं जो फ्लावर से नेक्टर लेते हैं। अब आपने उनकी बीक भी देखी होगी कि उनकी बीक कैसे होती है। तो डार्विन ये चीज देख रहा था कि जो 14 फिंचेस हैं, बीक साइजेस किस पे वेरी कर रहे हैं, कि वो फूड सोर्सेज के हैं उसके आसपास। ये 14 फिंचेस थी।
अब कुछ ऐसे हैं जो टूल यूज करते हैं, कुछ इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स को यूज करते हैं। अब बीक साइज वेरी कर रहा है अकॉर्डिंग टू देयर फूड सोर्स। फिर डार्विन जब ये चीज देखी तो फिर उसने एक अपने आप को एक ऑब्जर्वेशन, उसने इस सारी सारी ऑब्जर्वेशन की एक एक्सप्लेनेशन बताई कि हमारे पास ये जो स्पीशीज हैं, स्पीशीज की डिस्ट्रीब्यूशन है और एडाप्टेशन है, मतलब जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहे हैं, ये दोनों बड़े क्लोजली रिलेटेड हैं। जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहे हैं, खाना पीना क्या खा रहे हैं, और इनमें जो वैरायटी आ रही है, दोनों में कोई लिंक है। डार्विन का जब जब जो शिप है वो वापस आया था, अच्छा निकला ये प्ले माउथ से था, वापस ही आया था फाल माउथ में। अब ये दोनों डिफरेंट सिटीज हैं इंग्लैंड की, ये भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। वापस कब आए थे? 1836 में। फिर उसने एक इस पे वर्किंग शुरू कर दी, एवोल्यूशन पे वर्किंग शुरू कर दी, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज एंड एडाप्टेशन, ये दोनों क्लोजली रिलेटेड हैं। एडाप्टेशन अभी हमने बात की कि वो किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, स्पीशीज कैसे हैं और उसका एनवायरनमेंट कैसे है, इन दोनों में आपस में कोई क्लोजली रिलेशन है। A new species would arise from ancestral formed by the gradual accumulation of adaptation to different environment। अब न्यू स्पीशीज कैसे आती है कि वो किस एनवायरनमेंट में रह रही है, किस एडाप्टेशन में रह रही है, उस एनवायरनमेंट को कैसे अडाप्ट कर रही है, फूड सोर्स कैसे ले रही है, तो उस हिसाब से स्पीशीज बनती हैं। फिर डार्विन की जो डेवलपमेंट, उसने थ्योरी अपनी बनाई, उस पर कुछ साइंटिस्ट की बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। डार्विन ने जो अपनी थ्योरी थी वो 1830 में इस पे वर्किंग शुरू कर दी थी, सोचना शुरू कर दिया था। थोड़ा सा आगे चल के देखेंगे कि 1830 में हुआ क्या था। 1842 में डार्विन ने जब वो वापस आया था, 1842 में उसने 35 पेजेस का एक स्केच बनाया था अपनी सारी ऑब्जर्वेशन का। और 1844 में उसने इस स्केच को थोड़ा सा बड़ा करके कैसे बना ली, एक बुक बना ली थी 230 पेजेस की, लेकिन इसने पब्लिश नहीं की थी। अपने एक फ्रेंड है जोसेफ हुकर, इसका आगे जाके एक रोल आएगा डार्विन की थ्योरी बनाने में। इसने जोसेफ हुकर को वो दिखाई कि ये देखो मेरी सारी ऑब्जर्वेशन है एवोल्यूशन के बारे में। असल में जो बीच की कहानी थी, ये ये डर रहा था। डार्विन ने अपनी थ्योरी नेक्स्ट 15 ईयर नहीं, जिसको पता चल गया कि एवोल्यूशन हुई है, उसने अगले 15 साल अपनी थ्योरी पब्लिश नहीं की, क्योंकि ये डर रहा था उन्हीं क्रिएशनिस्ट से कि यार मैंने थ्योरी दे दी तो ये क्रिएशनिस्ट जो इस चीज़ पे बिलीव करते हैं, ये सब चीज़ों को खुदा ने बनाया है, और मैंने एवोल्यूशन वाली बात कर दी कि चीज़ें चेंज हो रही हैं, खुद ही हो रही हैं, मेरे लिए तो बड़ा मसला बन जाएगा। तो ये डरता रहा था, इसने एवोल्यूशन की थ्योरी जो है पब्लिश नहीं की थी। हाँ, इसने अपने दोस्त जोसेफ हुकर को दिखा दी थी। जोसेफ हुकर का एंड पे रोल आएगा कि इसने कैसे हेल्प की थी इसकी। दूसरा बुक्स में ये लिखा गया कि 15 ईयर उसने नहीं पब्लिश की, वो कोई एविडेंस, मजीद स्ट्रॉन्ग एविडेंस कलेक्ट कर रहा था ताकि वो फिर इसको क्लेम कर सके। अब साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन आ गई। पिछली स्लाइड में हमने बात की 1830 में उसने वर्किंग शुरू की। 1830 में ऐसा क्या हुआ, जेम्स न्यूटन ने एक थ्योरी लिखी थी, थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म। उसने कहा था कि अर्थ की सरफेस चेंज हुई है। ठीक हो गया। इस थ्योरी को प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी एक बुक थी 1830, वो जो मैंने बात की थी कि डार्विन का इंटरेस्ट 1830 से बना, ये चार्ल्स लैल था डार्विन का दोस्त। इसने प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी बुक लिखी थी। अब इस प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी में इसने बात की क्या थी, चार्ल्स लैल ने? इसने बात की थी जेम्स न्यूटन की थ्योरी को उसने सपोर्ट किया था। ये थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म है, चार्ल्स लैल ने इसको एक्सप्लेन किया था कि ये चीज़ है क्या। अब डार्विन जा रहा था अपने वॉयज पे, अपने सफर पे जा रहा था, चार्ल्स लैल की बुक अपने सारे रास्ते लेके गया था। अब लैल ने बात की क्या, लैल ने बात ये की कि अर्थ की सरफेस कैसे चेंज हुई, कि हमारे पास जो रिवर्स हैं ये काव हो गए वैली में, माउंटेन जो होगी और डाउन इनटू हिल्स, जो पहाड़ी सिलसिले हैं, पहाड़ बने, फिर पहाड़ से ये प्लेन्स, सेम ऐसी प्लेन से ये पहाड़, और फिर पहाड़ से पहाड़ी सिलसिले। अब इस चीज़ का प्रूफ क्या है, इस चीज़ का प्रूफ ये है कि एंड्स, जो डार्विन था एंड्स वहाँ पे पहाड़ी सिलसिला था साउथ अमेरिका में, एंड्स अभी भी है। एक बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, एशिया के बाद जो बड़े बड़े सबसे बड़ा जो पहाड़ी सिलसिला है एंड्स ही है।
तो डार्विन को उस एंड्स पे वहां पे सी शेल्स मिले थे, समुद्री जानवरों के शेल मिले थे। और आजकल की रिसर्च के मुताबिक एंड्स पे फॉसिल्स भी मिले हैं, वेल मछली के मिले हैं आपको, ठीक है, डॉल्फिन के आपको फॉसिल्स मिले हैं। इतने ऊपर पहाड़ पे डॉल्फिन चढ़ी कैसे? तो असल में वो डॉल्फिन चढ़ी नहीं है, बात वही है कि अर्थ की सरफेस चेंज हुई है, प्लेन से ये माउंटेन बने। इस बात ने डार्विन के लिए बड़ा सोचना शुरू किया कि यार अर्थ की सरफेस अगर चेंज हुई है, फिर आज से हजारों साल पहले अर्थ कैसी थी, इस पे फिर स्पीशीज कैसे थी। डार्विन इसी बात पे सोचता रह गया। और जब वो उस सफर पे था, अपने साउथ अमेरिका और गैलापागोस आइलैंड पे था, तो इसके जहन में ये चीज खटक रही थी कि यार ये असल में कहानी है क्या। फिर सेकंड है हमारे पास थॉमस आर माल्थus। इसकी कंट्रीब्यूशन, इसने बुक पब्लिश की थी, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। एक ऐसे टाइप था इसने जो पब्लिश किया था। उसने एक बात की थी। अब ये सारी माल्थus की बुक क्या है, प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी किसने लिखी, ये सारी ऐसे करके प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन किसने लिखी, सारी बातें एमसीक्यूज में पूछी जाती। अब प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन ये क्या कह रहे हैं, थॉमस आर माल्थus ये कह रहे हैं कि हमारे पास ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है एक्सपोनेंशियली। ह्यूमन पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज करती है, एक्सपोनेंशियली। ये एक्सपोनेंशियली भी एमसीक्यूज है। अब एक्सपोनेंशियली क्या है कि हमारे पास अगर एक साल पॉपुलेशन एक है, अगले साल दो, अगले साल चार, आठ, 16, सॉरी, ऐसे करके पॉपुलेशन इंक्रीज करती चली जाएगी। और जो फूड सोर्सेज हैं वो इंक्रीज करते हैं अर्थमेटिकली, मतलब अगले साल एक साल एक है, अगले साल दो, फिर तीन, चार, पाँच, इस तरीके से कर पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है एक्सपोनेंशियली, डबल से डबल होती जा रही है। और फूड सोर्स हमारे पास अर्थमेटिकली है। फिर एक सोचने की बात है, जब फूड सोर्स सारी पॉपुलेशन के लिए है ही नहीं, जब सारी पॉपुलेशन को ये फूड सपोर्ट ही नहीं कर सकता, फिर ये फूड मिल किसे रहा है? लाजमी सी बात है, जिन्हें फूड मिल रहा है वही जिंदा है, ये जिंदा कौन से लोग? तो स्ट्रगल फॉर फूड एंड फॉर सर्वाइवल। फूड सोर्स लिमिटेड है तो फिर स्ट्रगल है भाई फूड के लिए। सबको फूड नहीं मिलेगा, मिलेगा उसी को जिसको जो स्ट्रगल करेगा। अब कहानी आती है एल्फ्रेड रसल वालेस की। एल्फ्रेड रसल वालेस जो था, इसने अपनी थ्योरी बनाई थी एवोल्यूशन के बारे में। मेलेस में, आजकल जिसे हम इंडोनेशिया और मलेशिया बोलते हैं, डार्विन वहां पे वर्किंग कर रहा था, वहां पे अपनी ऑब्जर्वेशन करने लगा हुआ था। वहां पे उसने जो एवोल्यूशन देखी, उसने उस पे एक लेटर बनाया। 1852, ये जो डेट है 1858 है। 1858 में उसने डार्विन को लेटर लिखा। अब डार्विन ने अभी तक अपनी बात पब्लिश नहीं की, उसने 44 तक वो 230 पेजेस वाली बात कर ली, उसके बाद भी एविडेंस वो कलेक्ट कर रहा है। 15 ईयर गुजर गया, अभी तक उसने पब्लिश नहीं की। अब 58 पे वालस ने उसे लेटर दिया कि यार ये लेटर पढ़ लो, मैंने आप तुम भी एवोल्यूशन पे काम कर रहे हो, मैंने भी किया है, ये पढ़ के लैल को फॉरवर्ड कर देना। लैल जो डार्विन का दोस्त था, वो वालस का भी दोस्त है। उसने कहा कि लैल को दे देना ताकि लैल आगे इसको पब्लिश कर दे, ठीक है। अब वो बात के डार्विन अमीर था, दूसरी बात के लैल का भी दोस्त था। वालस थोड़ा सा गरीब था और लैल इसका भी दोस्त था, लेकिन लैल ने डार्विन को फिर सपोर्ट किया। अच्छा, वालस ने लेटर लिखा, डार्विन को दिया कि ये पढ़ लो, मैंने एवोल्यूशन के बारे में कुछ लिखा है, ये पढ़ो, फिर लैल को दे दो कि ये पब्लिश कर देगा। अब डार्विन ने लेटर पढ़ा, वो तो हैरान परेशान हो गया, उसके पैर तले जमीन निकल गई कि यार ये तो मेरी थ्योरी एक्सप्लेन कर रहा है जिसमें मैं इतने सालों से वर्किंग कर रहा हूँ, 28 साल हो गया मैं वर्किंग कर रहा हूँ इसी पे। तो डार्विन फाउंड द थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जो डार्विन ने जिस पे बात की हुई थी। अब डार्विन परेशान कि भाई क्या करें। डार्विन ने देखा कि मेरी ऑब्जर्वेशन से मैच कर, तो डार्विन तकरीबन क्रेडिट, वो तो डर भी रहा है ऊपर से कि मैं पब्लिश ना करूं, वो हमारे पास क्रिएशनिस्ट आके मार ना दें। फिर उसने देखा कि यार वालस ऐसे खुले खुले बात कर रहा है तो मैं क्यों ना करूं, क्योंकि वालस का लेटर आ गया था, तो उसने तकरीबन उसको क्रेडिट दे ही दिया था कि सबसे पहले नेचुरल सिलेक्शन पे बात उस बंदे ने की है, वालस। लेकिन इसकी जो चार्ल्स लैल थी और ये जोसेफ डाल्टन हुकर, मैंने पहले बताया था, तो जब डार्विन ने 230 पेजेस लिखे थे, इस हुकर को पढ़ाए थे 1844 में।
ठीक है। फिर चार्ल्स लेयर इन दोनों ने मिल की गेम डाली कि यार ऐसे नहीं करते हैं। इन्होंने एक जॉइंट ऑथरशिप डाल दी डार्विन को। जो वालेस का लेटर था उसमें जॉइंट ऑथरशिप डाल दी डार्विन की। चलो इन दोनों ने मिल के काम किया और लीनियर सोसाइटी ऑफ लंदन में वो 2 लेटर प्रेजेंट किए। पहला लेटर था, उसका टाइटल टेंडेंसी ऑफ स्पीशीज टू फॉर्म वैरायटीज। स्पीशीज के पास एबिलिटी है कि वो वैरायटीज बना सकती है। सेकंड जो लेटर उन्होंने पब्लिश किया था वो है प्रीपिचुएशन ऑफ सिलेक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ सिलेक्शन। ये 2 लेटर थे जो वालस वाले इन्होंने पब्लिश कर दिए। और फिर डार्विन ने कहा कि भाई साहब आप अपनी थ्योरी दे दो। 1859 में डार्विन ने अपनी बुक पब्लिश की, ओरिजिन ऑफ स्पीशी बाय मीन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। और 1871 में उसने सेकंड बुक पब्लिश की, डिसेंट ऑफ मैन, जिस पे वो उसने बात की हुई थी कि इंसान बंदरों से बने हैं। वो इस डिसेंट ऑफ मैन में उसने बात की थी। अब सारी डेट्स जो डार्विन से रिलेट कर रही हैं कि डार्विन गया कब। 1831 में ये वॉयज पे गया, सफ़र पे गया। 36 पे ये वापस आया। 42 में उसने 35 पेजेस लिखे। 44 में उसने 230 पेजेस लिखे। ये सारी डेट्स एमसीक्यू है। नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी इसने 59 में दी और डिसेंट ऑफ मैन 1871 में दी। अब डार्विन की ये जो थ्योरी है ये असल में है क्या? थ्योरी ऑफ नेचर। दो इसके मेन पॉइंट हैं, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। डिसेंट विद मॉडिफिकेशन ये डार्विन ने कहा था कि ये जो नई जनरेशन आती है, नए ऑफ स्प्रिंग आते हैं, पेरेंट्स से थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं, थोड़े से चेंजेस होते हैं। जैसे हम सब हजरत आदम की औलाद हैं, इंसान। अब हम सब इंसान हजरत आदम की शक्ल से तो नहीं मिलते। हर इंसान में थोड़े बहुत चेंज आते जा रहे हैं। डार्विन ने एक ट्री सा बनाया था कि हमारे पास एक ट्री होता है, उसकी ब्रांच है, ब्रांच पे सब ब्रांच है। तो ऐसे लाइफ चेंज होती जा रही है। लेकिन निकले सारे क्या हुए हैं, एक किसी एक कॉमन इंसेस्टर से निकले हुए। ठीक है, डार्विन को ये लगा था। डार्विन का ये स्केच अपने हाथ का बनाया हुआ है, ये जो डायग्राम है। ये पहला पॉइंट था। सेकंड है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन है, नेचर किसे सिलेक्ट करेगी? नेचर सिलेक्ट करेगी उस ऑर्गेनिज्म को जो ओवर प्रोडक्शन करते हैं। ओवर प्रोडक्शन। अब सभी ऑर्गेनिज्म फर्टाइल हैं, सभी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। नेचर किसे सिलेक्ट करेगी? नेचर उसे सिलेक्ट करेगी जिसका गेस्टेशन पीरियड कम है और जिस जो स्पीशीज ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आप फीमेल डॉग की एग्जांपल ले लीजिए। अब इसका गेस्टेशन पीरियड 2 to 3 मंथ है। 2 to 3 मंथ में ये 4 5 8 बच्चे दे देती है। और निस्बतन आप एलिफेंट को देखो, एलिफेंट का गेस्टेशन पीरियड 22 मंथ है। अब उसने 22 मंथ बाद जाके एक बच्चा देना है, फिर वो बड़ा होते ऐसे बड़ा टाइम लगना है। तो नेचर उसे सिलेक्ट करेगी जो और प्रोडक्शन करते हैं। जब और प्रोडक्शन हो जाती है फिर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है। फूड सोर्स लिमिटेड है, जैसे प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में बात हुई। फूड सोर्स हमारे पास लिमिटेड है, तो जब फूड सोर्स लिमिटेड है तो फिर फूड लेने के लिए स्ट्रगल है। अब वैरायटीज नेचर उसे सिलेक्ट करती है जिसमें वेरिएशन हो। जिन स्पीशीज में वेरिएशन है नेचर उसे सिलेक्ट करेगी, एक स्ट्रॉन्गर हो या एक वीकर हो, ऐसे कर लें। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। अब नेचर क्या करती है, सॉरी, नेचर क्या करती है, कुछ अजाब भेजती है किस्म। जैसे अब मैंने बात की वैरायटी, एक स्ट्रॉन्गर स्पीशी है, एक वीकर स्पीशी है। वीकर स्पीशी को स्विमिंग आती है, स्ट्रॉन्गर को स्विमिंग नहीं आती। अब हुआ क्या, कोई कुदरती आफत आई, जैसे सैलाब आ गया। सैलाब आया, उसने जैसे हजरत नूह के दौर पे आया तो सारी दुनिया पे ही सैलाब आ गया। अब बचेगा कौन? क्या स्ट्रॉन्गर वाला बचेगा कि वीकर वाला बचेगा? बचेगा वो जो उस अजाब को टैकल कर सकते हैं, जो उस अजाब के लिए फिटेस्ट है। अब स्विमिंग वाला फिटेस्ट है, वो तो वो बचेगा। ठीक है, तो लाजमी नहीं है वो स्ट्रॉन्गर वाला ही बचे। स्ट्रॉन्गर वाले को स्विमिंग नहीं आती। तो नेचर ऐसे सेलेक्ट करती है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। जंगल में चारों तरफ आग लग गया जा और वो आग क्लोज होती आ रही है, बचेगा कौन? बचेंगे वो जिन्हें उड़ना आता है, वो उड़ के चले जाएंगे। जंगल में सैलाब आ गया चारों तरफ से, बचेंगे कौन? बचेंगे वो जिन्हें तैरना आता है या जिन्हें उड़ना आता है। ठीक है, तो ये नेचर ऐसे सिलेक्ट करती है। नेचुरल सिलेक्शन कोज इंक्रीज इन फेवरेबल एंड एलील्स। नेचुरल सिलेक्शन की वजह से फेवरेबल एलील्स ज्यादा होती चली जाती हैं और अनफेवरेबल एलील्स वो इन पॉपुलेशन में कम होती चली जाती हैं। वो पॉपुलेशन से आस्ते आस्ते निकलती चली जाती हैं और इस तरीके से पॉपुलेशन एवॉल्व हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।